इतना सब कुछ होने के बाद ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। ये है आरएसएस के द्वारा प्रायोजित कार्य जो उनसे कराया जा रहा है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति या वकील हो, उनको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बोल रहा है, वो आरएसएस का आदमी है और वो उनको गुमराह कर रहा है और उनको और गड्ढे में धकेलने का काम कर रहा है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी 100% हारेंगी। 100 मतलब 100, 99.9। मैं बता रहा हूँ ना, अभी जाएंगे वो, जो लोग उनको ले जा रहे हैं वो ले जाएंगे ही। ऐसा यूं है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है, नीचे की अदालतों में जाना चाहिए ना पहले। सुप्रीम कोर्ट ले जाके नीचे की सारी अदालतों से जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल भी सकता है उसको खत्म कराने का कार्य, एक पूरी टीम लगी हुई है ना इस काम पे। सुप्रीम कोर्ट खुद मना नहीं करती। अभी पवन खेड़ा जी की जब एंटीसिपेटरी बेल डायरेक्ट गए थे, वो क्या बोला था, पहले नीचे जाओ, बोला था ना। हर केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, पहले हाई कोर्ट जाओ, नीचे जाओ। फिर भी वहां जो जाते हैं वो आरएसएस के कहने पे जाते हैं और बिना तैयारी किए जाते हैं। और मजे की बात यह है, बिना तैयारी करके, और हर बार 100 आउट ऑफ 100 केसेस में हार के आते हैं। एसआईआर में भी हार के आए और बाहर निकल के बहुत सारे लोग बोल रहे थे हम जीत गए। हुआ नहीं ऐसा, आपने नहीं देखा। कोई विद्वान व्यक्ति बन के पहुंच जाते हैं, वहाँ कुर्ता पहन के बहस करने लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ममता बनर्जी साहिबा को भी किसी ने भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जी आप बहस करोगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। हो गया। सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब किसी बड़े इशू में मुद्दे की हत्या कर देना, ऐसा पास्ट हिस्ट्री बताती है। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग किसी का होता है ना, तो वो जो पिटिशनर्स होते हैं ना, जो इस तरफ से जाके बहस करते हैं, उनका होता है। वो जाते ही केस इस तरह से बहस करते हैं, इस तरह से हारने की प्लानिंग करके ही जाते हैं कि केस हारी जाए, और हारते हैं, 100% हारे। अब बताओ, एक तरफ बंगाल में शपथ समारोह की बात चल रही है, उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट की भी बात आ रही है और कह रहे हैं कि अब जो खेल है, जो ग्राउंड पे लड़ा जा रहा था चुनावों के बीच, अब वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा। 100% हारेंगे। अभी बता रहा हूँ, तरीका एक ही है। हर एक कैंडिडेट जो हारा है उसको अपनी अपनी पिटिशन हाई कोर्ट में अच्छे से तैयारी करके डालनी पड़ेगी और अच्छे से लड़ना पड़ेगा। और इन जो आरएसएस द्वारा प्रायोजित सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाले लोग हैं ना, उनसे 100 कोस दूर रहना पड़ेगा। बात भी करनी बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो धोखे में आ जाएंगे। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों को आरएसएस ना प्रोजेक्ट करती है कि ये बड़े व्यक्ति हैं इस फील्ड के, जैसे प्रशांत किशोर जी प्योरली आरएसएस के व्यक्ति हैं। अभी अखिलेश यादव जी को थोड़ी सी अकल आई है, इतनी सी, बहाना तो उन्होंने पैसे का किया है, लेकिन प्रशांत किशोर साहब आरएसएस के आदमी हैं। वो रही सही कसर जो सपा में थोड़ी बहुत बची होगी, उसका भी सत्यानाश कर देते। नीतीश कुमार जी का सत्यानाश कर दिया, बंगाल में ममता बनर्जी साहिबा का कर दिया ना नाश। जो थोड़ी बहुत, अगर प्रशांत किशोर जी भी नहीं होते तो शायद तब भी ममता बनर्जी साहब के जीतने के कोई चांस थे। भीतर घात भी हो रहा है और सबसे बड़ा बात ईवीएम भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने बंगाल चुनाव की तारीफ की है। फिर आप वहां जा रहे हो जहां जाना ही नहीं है। मैं हूं एक्सपर्ट सबसे बड़ा, हूं कि नहीं हूं? जब जिस कह रहे हैं कि बहुत अच्छा चुनाव हुआ है इस बार बंगाल का, मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए, सूर्यकांत जी ने ये कोई जजमेंट पास करते हुए तो की नहीं है बात। अब वो तो बहुत सालों से हाईकोर्ट के जज रहे हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी समझ में कैसे आएगी? वो तो वकील जाके समझाएंगे ना। और वकील सारे ऐसे जाते हैं इस तरफ से, हमारे जो अपोजिशन की तरफ से जो मिले हुए हैं आरएसएस से। अब क्या करोगे आप? तो उनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। अगर जजेस अपने एक कोकून में रहते हैं, वो होती है जो वो कोर्टों में वकीलों के मुंह से सुनते हैं, ज़्यादातर उनकी नॉलेज वहीं से आती है। कोई उनके पास ऐसा सिस्टम तो है नहीं ना कि वो जैसे पुराने ज़माने में बादशाह लोग जाते थे कि कंबल ओढ़ के और सुने कि जनता में क्या हो रहा है। ऐसा कोई सिस्टम हमारे न्यायाधीशों के पास है नहीं। तो जितनी खबर मिलती है, किसी ने उन्हें बता दिया होगा कि बंगाल में बड़े अच्छे चुनाव हुए हैं। सॉलिसिटर जनरल साहब नहीं हो सकता बता दिया हो, तो कुछ तुषार मेहता साहब ने, तो उन्होंने, तब ये थोड़ी सोचेंगे कि तुषार मेहता साहब सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। लोगों के बीच में ज़्यादा चर्चा है कि ये अवैध चुनाव है ही भाई। ईवीएम से पहले बेसिक बात ही चुनाव अवैध है। सेक्शन 59 पढ़ लो आप, 61 कैपिटल ए पढ़ लो, पूरा चुनाव ही अवैध है। और उसके बाद ईवीएम में जब धांधली हो रही है, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, पूरे देश में किसी भी चुनाव में एक ईवीएम में सिर्फ जो चुनाव की अनिवार्य प्रक्रिया है, किसकी, मेरी नहीं बताई हुई, जो चुनाव आयोग की अनिवार्य प्रक्रिया है, सिर्फ एक ईवीएम के मशीन के सेट पे अगर किसी में पालन हो रहा हो तो उसकी वीडियोग्राफी, जो कानूनी रूप से मैंने ही ऑर्डर करा के मैंने ही मतलब केस बहस किया था, ऑर्डर तो ऑनरेबल जजेस करते हैं, जो सिस्टम सेट है उसकी वीडियोग्राफी दिखा दें, एक की सिर्फ। अगर एक में भी कानून का पालन हुआ है, प्रक्रिया का पालन, अनिवार्य प्रक्रिया का पालन हुआ है, तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूं। मगर कितना भयावह दृश्य है ये कि चुनाव आयोग किसी एक मशीन पे भी अपना ही बनाया हुआ अनिवार्य जो सिस्टम है उसको पालन करते हुए वीडियो नहीं दिखा सकती।
और इसीलिए कानून चेंज किया था जब हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से आदेश हुआ था, जीते थे केस हम, कि सीसीटीवी फुटेज 90 की 90 हरियाणा की सीटों की दे दो। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर 1987 की बात करें तो बाला साहब ठाकरे का चुनाव रद्द किया गया, 6 साल के लिए बैन लगाया गया, क्योंकि चुनाव आयोग उस समय उन पर रोक लगा देता है चुनाव लड़ने के लिए। एक और बेंच में, सुप्रीम कोर्ट की माननीय बेंच में चल रहा है केस वो, और उसमें ऐसा बोला है, टिप्पणी की है ऑनरेबल जज साहब ने कि ये सबसे महत्वपूर्ण केस है। एक 9 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चल रही थी, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण केस ये है। सबसे महत्वपूर्ण विषय तो चुनाव आयोग है ना। चुनाव आयोग से ही तो अच्छी सरकारें चुन के आएंगी, मतलब जनता की आवाज़ की सरकारें चुन के आएंगी, तो इससे महत्वपूर्ण विषय कोई हो ही नहीं सकता। और उसमें ही जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे उसका पालन ना करके, और मतलब उसकी आदेश की ही एक तरह से खिल्ली उड़ा के उसको कानून को बदल के मोदी जी और अमित शाह जी ने ही चुनाव आयोग के अधिकारियों को नियुक्त करना शुरू कर दिया, यानी कि निर्वाचन आयोग के। तो जब ये वाला विषय सुनवाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और ये कितने साल से पेंडिंग है, ये सब ऐसी बातें हैं जो आपस में टकराती हैं। सबसे महत्वपूर्ण केस पेंडिंग है और कितने साल से पेंडिंग है, और जज साहब ने अब ये भी बोल दिया कि सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण केस का ही निस्तारण नहीं हो रहा, तो फिर ये जो भी व्यक्ति किसी भी पद पे बैठा होगा, अगर वो बेईमान नहीं होगा तो बाकी सब काम तो बाबा साहब कर गए ना। कोई भी ईमानदार व्यक्ति जो संविधान में जो बाबा साहब ने चीज़ें लिखी हैं उस पर सिर्फ आंखें भर के भी, बंद करके भी अमल करना शुरू करेगा तो देश सब और बढ़िया तरीके से चलेगा और सच में सुपर पावर बन जाएगा दुनिया की। लेकिन बाबा साहब के संविधान पे अमल कोई करता नहीं। कुछ लोग किताब लेके अपनी बात पूरी कर लेते हैं, कुछ लोग एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो कहते हैं बाबा साहब के संविधान के ऊपर विश्वास बन गया उनका, अपनी एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर। देखिए वकील साहब, जब लगातार चुनावों में हार होती गई उसके बाद ईवीएम इनको ध्यान आ रही है, बसपा ने सबसे पहले आवाज उठाई कि ईवीएम गड़बड़ हुई है, धांधली हुई है, तब उनका मजाक बनाया गया। कोई भी क्या, पूरी दुनिया भी ये बोलने लगे कि पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता है, तो सूरज तो पूरब से ही निकलेगा। मायावती जी ने, बीजेपी ने, देश की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने किसी ना, यहाँ तक कि आरएसएस और बीजेपी ने स्वयं, जिसने ये ना कहा हो कि ईवीएम से धांधली ही धांधली होती है। लेकिन आज के माहौल में जो हमारी विपक्ष की पार्टीज़ हैं, बीजेपी, हालांकि आरएसएस वाले लोग हैं, उन्होंने ईवीएम के खिलाफ कितना ज़बरदस्त माहौल बनाया था। आज जनता बना रही है। हम लोगों ने सड़क पे उतर के लाठियाँ खाई अभी 2 साल पहले, हम अरेस्ट हुए, इतना बड़ा एक पूरा जन आंदोलन खड़ा हो गया और विपक्ष ने हमें धोखा दे दिया। और हर इलेक्शन के बाद आके सिर्फ 4-5 दिन के भाई ईवीएम से धांधली हो गई, और फिर हमें हमारी बात को नज़रअंदाज करके, देश की जनता की बात को नज़रअंदाज करके दूसरी बातों में लग जाते हैं। तो ये कंटिन्यूटी, सीरियसनेस है ही नहीं। और इससे क्या पता लगता है कि स्लीपर सेल्स भारी हैं, वो या तो डरा रहे हैं या लालच दे रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं, पर किसी भी सूरत में विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष की पार्टियों को माफ़ नहीं कर सकती देश की जनता। और ये गुस्सा जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग भुगत लेंगे, देश की जनता का जितना नुकसान होना है आरएसएस कर ले, लेकिन हम नाराज़गी अब जाहिर करेंगे विपक्ष के लोगों से, क्योंकि वो पूरी तरीके से विफल हैं ऐसे देश लूटने वाले लोगों को रोकने में। उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना। क्यों नहीं आगे बढ़ के कुर्बानी देते, क्यों नहीं आगे बढ़ के आंदोलन करते ईवीएम के खिलाफ? उनका तो चुनाव लड़ना रह गया ना। उनका काम वही है ना फिर, कि हमें चुनाव लड़के और हमें उस जगह पे बैठना जहाँ पे हम वही काम कर सकें, थोड़े बहुत कम या बढ़ा के, जो आरएसएस और बीजेपी कर रही है। उनके अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू हैं, पहले ये और लोगों के थे। मतलब अगर वही लक्ष्य रह गया है राजनीति करने का या देश सेवा करने का यही लक्ष्य रह गया है, तो फिर इसीलिए जनता भी सीरियसली नहीं लेगी ना। नए लोग उभरेंगे, नए लोग, देखिए नए लोगों की तलाश जनता को है, क्योंकि पुराने लोगों से लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए गुस्से में। इसीलिए समय अभी भी बाकी है। सारे विपक्ष के लोगों को इकट्ठा होकर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। ईवीएम हटेगी तो अपने आप आरएसएस और बीजेपी हटेगी, यही लोग तो बन जाएंगे फिर। लेकिन अगर ये लोग सिर्फ हर चुनाव के बाद, देखिए लोकसभा के चुनाव हार गए, हमारी बात नहीं सुनी, बाद में कह रहे हैं ईवीएम से गड़बड़ हो गई। अखिलेश यादव जी पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीत जाऊंगा मैं, तब भी मुझे पेपर बैलेट से चुनाव, तब भी भरोसा नहीं है। जमीन पे कुछ नहीं कर रहे, तो बोल बच्चन है सब, ये सब बोल बच्चन ही है ना। आप देखिए यही जनता समझ रही है और बोल रही है। इनकी विश्वसनीयता ऐसे गिर रही है, मोदी जी की तो है ही नहीं, विपक्ष के लोगों की ऐसे गिर रही है। इनको समझ में नहीं आ रही है बात। ये तो मजबूरी है जनता की, तो बीजेपी को हराने वाला जो भी कैंडिडेट मिलता है उसको वोट दे देते हैं, इसीलिए इनकी सीटें आ रही हैं। खुद आगे बढ़ के कोई काम थोड़ी कर रहे हैं, बताओ। राहुल गांधी जी ने तो फिर भी एक यात्रा की जिसमें बड़ी मेहनत की, उनके लोगों ने उसको सबुटाज कर लिया, सारी मेहनत नाली में बहा दी, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कोई काम थोड़ी कर रहे हैं। अब उसका भी राहुल जी को बोलो बेचारे ने इतनी मेहनत की, भाई बेचारा नहीं चाहिए हमें देश में।
हमें चाहिए मेहनती जो वो करते हैं, और साथ के साथ इतना समझदार भी जो स्लीपर सेल्स के चुंगल से बाहर आके सही में आरएसएस और बीजेपी को हराने का काम करे। ममता बनर्जी साहिबा में वो क्षमता है, मायावती जी में सबसे ज़्यादा क्षमता है, राहुल गांधी जी में क्षमता है, लेकिन घिरे हुए ही सब उन आरएसएस के लोगों से आपस में लड़ाई कराने का, आपस में ये करने का, वो करने का, और अपने मजे मार रहे हैं। उनकी शक्लें देखो ना, स्लीपर सेल्स के जितने लोग हैं, क्या शक्ल थी, कैसी हो गई, सब चमक, जैसे मोदी जी के चेहरे चमक रहे हैं वैसे सारे स्लीपर सेल्स के चेहरे चमकते हैं। देख लो अब आप, क्लफ के कुर्ते बढ़िया पहनेंगे, बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कोई काम पड़ता होगा तो अभी आरएसएस कर भी देती है।